तो जंगे उपचुनाव में आप सभी का स्वागत है और लगातार सुबह से जब से वोटिंग शुरू हुई है लगातार हम लोग आपको अपडेट कर रहे हैं इस चुनावी समर को लेकर और किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार किया गया। एक एक खबर से सच बेधड़क पर आपको अपडेट किया गया। सबसे पहले हर अपडेट आपने सच बेधड़क पर देखी और लगातार सुबह से चर्चा जारी है कि आखिर जब मतदाता चुनाव केंद्र पहुंच रहा है, अपना मतदान कर रहा है, तो क्या कुछ दिमाग में लेकर चल रहा है। क्या वाकई में इस बार मतदाता वापस से इस तरह का अपना वोट डालने वाला है कि चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। इस तमाम चर्चा को वापस से एक बार शुरू करेंगे और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उन सभी से आपको मुखातिब करा देता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं मलखान मीणा जी, साथ ही मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद और जुड़े हैं मेरे साथ लाल सिंह फौजदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इधर से मेरे साथ जुड़ गए हैं निरंजन, साथ में सुनील यादव मेरे साथ जुड़े हैं और निज़ाम कंटालिया जी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार आप सभी लोग वो लोग हैं जो कि इस चुनावी समर के अंदर ग्राउंड पर मौजूद थे, एक एक अपडेट, एक एक खबर जनता तक पहुंचा रहे थे। जनता की क्या मनोभावना है, जनता क्या चाहती है, किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, तो वो तमाम जानकारियां आज हम दर्शकों से साझा करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता, हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार से। लाल सिंह जी, क्योंकि चुनावी समर था और आपने पहले भी बहुत सारे चुनाव देखे हैं और बहुत सारे कवरेजेस किए आपने, क्या अलग पाया इस राजस्थान के 7 सीटों के उपचुनाव में? देखिए सौरभ, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन अलग जहाँ तक आप कह रहे हैं क्या अलग पाया, तो अलग ये पाया कि जिस उपचुनाव को अक्सर पार्टियां बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती थीं, इस बार इस उपचुनाव को हर पार्टी ने गंभीरता से लिया। मानो ये एक मिनी चुनाव बनकर रह गया हो। हर सीट को प्रत्याशियों के साथ जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी उन नेताओं ने गंभीरता से लिया। ये जो परसेंटेज है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनका प्रयास सफल हुआ। एक मैं निर्वाचन आयोग को भी साधुवाद दूंगा सौरभ, क्योंकि ये जो परसेंटेज है इस बार की संकेत कर रहा है कि उनके प्रयास भी कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। लेकिन अब अगर आप सीटवार परसेंटेज देखेंगे तो जिन सीटों पर मुकाबला कड़ा है, जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है, जिन सीटों पर दिग्गज चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहाँ अधिक परसेंटेज हुआ है। जहां ध्रुवीकरण हुआ है वहां परसेंटेज बढ़ा है। इसके साथ ही आदिवासी इलाकों में बढ़ता हुआ परसेंटेज आदिवासी क्षेत्र में आ रही एक जागरूकता का संकेत है कि आदिवासी अब अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उनकी लंबी कतार इस बात की साक्षात गवाही है कि लोकतंत्र में अपनी अहम भागीदारी के लिए हमारा आदिवासी भाई भी अब खुलकर आ रहा है, पूरा समय के साथ आ रहा है और अपना मतदान कर रहा है। लेकिन एक दौसा की सीट का जिक्र करना जरूर हो जाए कि दौसा पर आखिर इतना मतदान प्रतिशत कम, शायद मुझे लगता है सभी सीटों में सबसे कम दौसा में अभी। उसकी वजह क्या है सौरभ, वहाँ समझना होगा। जिस सीट को हम सबसे अधिक हॉट सीट मानकर चल रहे हैं, जिस सीट को हम सबसे, मैं कह सकता हूँ कि सबकी निगाह जिस पर टिकी है उसके हिसाब से मानकर चल रहे हैं, ये हालांकि ऐसी खीमसर सीट भी है लेकिन वहाँ परसेंटेज अच्छा है, ऐसी रामगढ़ सीट भी है वहाँ परसेंटेज अच्छा है, ऐसी झुंझुनू सीट भी है वहाँ परसेंटेज अच्छा है, ऐसी 84 सीट भी है वहाँ परसेंटेज अच्छा है। लेकिन दौसा में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ इन सीटों के साथ चर्चित सीटों के बावजूद भी वहाँ मतदान प्रतिशत कम हुआ। इसके पीछे एक बड़ी वजह सौरभ मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सवर्ण मतदाता है उसका थोड़ा सा इस पूरे समीकरण में, क्योंकि दोनों पार्टियों ने रिजर्व सीट नहीं होने के बावजूद, एक सामान्य वर्ग की सीट होने के बावजूद भी दोनों पार्टियों ने, एक ने एससी और एक एसटी पर दांव खेला। तो कहीं ना कहीं जो जनरल मतदाता है वो शायद बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है और इसलिए उसको शायद नहीं फर्क पड़ रहा कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसलिए जो मतदाता का ये थोड़ा सा जो उदासीनता आई है वो शायद वोट डालने नहीं निकल पा रहा है। बाकी ग्रामीण इलाकों में जो तस्वीर आ रही है दौसा विधानसभा क्षेत्र की भी, उसका आप एनालिसिस करेंगे तो जबरदस्त मतदान है, जबरदस्त उत्साह वहाँ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ जरूर थोड़ा सा इस बात को हम कह सकते हैं दौसा सीट पर दोनों पार्टियाँ शायद ये कन्विंस करने में सफल नहीं हो पाए कि नहीं, इस लोकतंत्र के महायज्ञ में हम सबकी भागीदारी है, मतदान सबको करना है। तो ये थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें जो थोड़ी विचलित करने वाली आई सौरभ, उनका भी जिक्र कर देता हूँ, फिर आपके तमाम साथी, मेरे साथी जुड़े उनके पास भी अब जाएंगे। कि पूरा राजस्थान इस बात के लिए जाना जाता है कि शांतिपूर्ण भूमि है, यहाँ हिंसा का कोई कमोबेश स्थान नहीं है। पूरे विधानसभा चुनाव में देखो एक हिंसा की घटना नहीं हुई जिसमें कोई मौत हुई हो, ऐसी एक हिंसक घटना नहीं हुई। लेकिन आप देखिए 7 विधानसभा सीटों में आप रामगढ़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ स्थिति, कभी फर्जी मतदाता पकड़े जा रहे हैं, झुंझुनू की बात कर रहे हैं तो वहाँ बवाल हो रहा है, और एक जो उनियारा सीट, देवली उनियारा सीट है वहाँ तो एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम पर थप्पड़ ही मार दिया। तो ये जो घटनाएं हुई हैं ये कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना है, इन पर सोचना चाहिए, विचार करना होगा, क्योंकि ये
लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत कतई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप लाल सिंह कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और समझने की सीखने की बात है कि अगर इस तरीके से आपा नहीं खोना चाहिए, नरेश मीणा की आप बात कर रहे हैं, इस तरह से आपा नहीं खोना चाहिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी पर आप हाथ ही उठा दें। लेकिन फिलहाल अभी उपचुनाव की हम लोग चर्चा करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निज़ाम के पास चलते हैं। निज़ाम, किस तरह से देख पा रहे हैं, जैसा कि लाल सिंह कह रहे हैं कि अगर दौसा सीट की बात की जाए तो वहां पर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम इसलिए आया, जनरल की सीट थी, जनरल की नाराजगी थी, वो वहां पर देखने को मिल रही है। और दूसरी बड़ी बात, ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि जनरल की सीट है, SC ST को पार्टियां लड़ा रही है चुनाव, और मुद्दा विहीन चुनाव हो गया था इस बार। आप यही कारण एक देख पा रहे हैं कि इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज, और मैं ये कहूंगा कि जैसा कि पिछला इतिहास देखा जाए तो 60 से 70% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस समय ये वोटिंग परसेंटेज वहां तक पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। निजाम, किस तरह से देख पा रहे हैं इस परसेंटेज को? दौसा विधानसभा का जो अभी उपचुनाव हो रहा है उसका 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 55.63 है, यानी करीब मान लीजिए 56% जो है वो होने। ठीक है निजाम, मैं वापस आपके पास आऊंगा। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से टीकाराम जूली हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीकाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क में आपका। सर जी धन्यवाद सौरभ जी। टीकाराम जी, चुनावी समर के बीच में बहुत दमखम के साथ, जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार प्रसार किया गया, टारगेट लेकर पार्टी चल रही थी आपकी। क्या लगता है सर, चुनाव प्रचार प्रसार में क्या देखने को मिला? क्या टारगेट अचीव हो जाएगा? हाँ नहीं, अचीव होगा। अच्छा हमारा प्रदर्शन है, अच्छी पब्लिक का समर्थन मिल रहा है। जी टीकाराम जी, समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन जिनसे समर्थन पहले मिला हुआ था वो समर्थन अभी नहीं था इस चुनाव के अंदर, और चुनाव मैदान में अलग अलग उतरे थे जी, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा परिणामों में? नहीं असर तो आएगा ही। देखिए तो वो प्लस में माइनस में सर, ये जानना चाह रहा हूं, आप जवाब। जी अब ये तो अभी एक बार पूरी पोलिंग हो जाए फिर बताते हैं आपको। अभी पोलिंग चल रही है अभी तो। ठीक है सर, किन सीटों पर एक मजबूत दावेदारी की, यहां से तो आप निश्चिंत है पूरी तरीके से, वो कौन कौन सी सीटें हैं? देखिए सभी तो ही अच्छी वो है, कहीं ऐसी कोई कमजोरी वाली कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है। बाकी अच्छी रिपोर्ट है, अभी हम आपको बताएंगे 6 बजे बाद। ठीक है सर, आप घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, शायद आप भी परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर सर कुछ चीजों का तो जवाब आप दे ही सकते हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए प्रशासन ने एक तो अति की है सब जगह। प्रशासन ने जिस प्रकार का, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, जैसे रामगढ़ में मैं देख रहा हूँ जी, सुबह से लोगों को अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। जहाँ कांग्रेस के बूथ है वहां पे, जहाँ इनको परंपरागत व कांग्रेस का पड़ता है वहाँ, और जहाँ बीजेपी का पड़ता है वहाँ खुली छूट दे रखी है जी। अब तक भी लगातार हम सुबह से शिकायतें कर रहे हैं चुनाव आयोग में, अधिकारियों को, पर्यवेक्षकों को, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के नहीं आ रहे। जी, तो मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं शासन प्रशासन पर कि सही तरह से प्रक्रिया नहीं चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी मैंने, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी कि किस प्रकार से लोग, इनकी मंशा सही नहीं है। ठीक है, तो जहां पर, ठीक है, वापस से उपचुनाव की मैं आपसे बात कर लूं सर। ये आरोप प्रत्यारोप तो आपने खैर लगा ही दिए हैं। अगर बात करें हम लोग, खिवसर सीट हो, झुंझुनू सीट हो, और सलूमर हो, या फिर 84 हो, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है, उसको कांग्रेस किस तरह से देखती है और तैयारी क्या थी? क्या वो पूरी तैयारी आपको सफल होती दिखाई दे रही है? मैं आपको बता पाऊंगा 6 बजे बता पाऊंगा जी। एक बार आ जाए हमारे पास सब जगह से, फिर उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा को साझा करने के लिए। और वापस से लौटते हैं हमारी चर्चा के बीच में, सब तमाम सहयोगी मेरे यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। और निज़ाम, आप जवाब दे रहे थे कि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इसके पीछे क्या जो जनता के मुद्दे वो गौण हो गए थे, वो मुद्दे एक बड़ी वजह है? देखिए, पहले बात कही थी कि प्रतिष्ठा सभी की दांव पे लगी है जी। नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, राजनीतिक दलों की बजाय इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा चीज़ें यही नज़र आती है। आप जब जमीनी लेवल पे जाते हैं तो सभी अपने अपने अस्तित्व के लिए जहाँ ज़्यादा लड़ाई है वहाँ वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम सुबह तक या कह रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा रहा था पहले की आशंका जताई जा रही थी कि शादियों के सीजन की वजह से ये प्रतिशत कम होगा, लेकिन जब आप 5 बजे तक का प्रतिशत देखते हैं तो खिवसर में ये 71%, 71% हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखिए 84 में ये 68.5% है, रामगढ़ में यही 69.4% है, झुंझुनू में ये 61.8% है। सीधा आप गैप देखेंगे ये तो करीब 8 से 9% का आता है। और जब दौसा में आते हैं आप तो आज ये प्रतिशत जो है 55.6 है। यानी आप देखिए, एक तरफ 71% है खिवसर में,
और दूसरी तरफ आप देखेंगे 55.63% है दौसा में। जी। तो ये और देखिए यहाँ पर दौसा की बात करें तो दो नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, किरोड़ीमल मीणा जी की और साथ ही सचिन पायलट की। बहुत स्पष्ट तौर पे अगर कहा जाए तो वहाँ अगर अभी जैसे लाल सिंह जी बात कर रहे थे तो वहाँ राजनीतिक दलों की बात नहीं हो रही है। आप जमीन पे जाएंगे तो भी व्यक्तिगत बात हो रही है कि किरोड़ी मीणा जी ने अपने भाई को टिकट दिलाया। पिछले 6 महीने से जो भी परिस्थितियां रही और जो चीज़ें अगर कहें स्वर्ण जातियों की और सही दूसरे जो अगर कहें कैडर वोट जो बीजेपी का है वो कहीं साइलेंट, इसमें जो कहते हैं कैडर वोट है वो साइलेंट होने की बात कही जा रही है, उसका असर यहाँ देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप जब खिवसर में जाते हैं तो वहाँ खिवसर के लिए ये जो चुनाव है वो प्रतिष्ठा बचाने की सबसे बड़ा है, क्योंकि अब एक तो उनकी खुद की पत्नी चुनाव लड़ रही है, दूसरी आरएलपी की जब अगर आप देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर तो उसका जो प्रभाव है वो पहले की तुलना में इस बार बहुत कमजोर हुआ है और उसे बचाने के लिए अपनी पत्नी का जीतना जरूर है। अगर वो हार जाते हैं तो उनके लिए आगे की राजनीति में काफ़ी मुश्किलें सामने आएगी, इसलिए देखिए वो अपना पूरा दम लगा रहे कह सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस और बीजेपी भी खिवसर में जो है उस दम को कमजोर करना चाहती है कि आरएलपी भविष्य में उनको तकलीफ नहीं दे, इसलिए इसको हराना जरूरी है, आरएलपी को हराया जाए, इसलिए वहाँ उनका भी दम लगाया जा रहा है। लोकल जो है जिन्होंने टिकट पाए हैं उनकी भी एक प्रतिष्ठा है, तो वो जब मिल के 71% बनाती है। दूसरी तरफ आप जब रामगढ़ जाते हैं तो रामगढ़ में अभी जैसे हम बात कर रहे थे टीकाराम जूली की, टीकाराम जूली कांग्रेस में ऐसी के हिसाब से अगर देखें तो नेता उभरे, उनको प्रतिपक्ष नेता बनाया गया। आने वाले भविष्य में ये चुनाव भी उनके लिए बहुत इफेक्ट करेगा। अगर वो ये चुनाव जो कि वो जीतते हैं और अच्छे वोट प्रतिशत से जीतते हैं तो कांग्रेस में खुद को वो स्थापित कर पाएंगे अच्छे तरीके से आगे नेतृत्व में। दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर बात करें सलूम्बर और रामगढ़ सीटों के साथ, एक चीज जो हमेशा भारतीय राजनीति में लगातार कह रहा हूं कि हमेशा से ही हम इमोशन के साथ चलते हैं और सिंपैथी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जब कोई 2 बार लगातार हारता है या फिर किसी के परिवार से कोई खो देता है तो हमारा अमूनन हम सिंपैथीफुल होते हैं, हमारे अंदर इमोशन होते हैं और हम उसके प्रति लगाव महसूस करते हैं। इसका इफेक्ट आप देखेंगे तो वहाँ नज़र आता है। उसके बाद मैंने जैसे बताया, चूँकि रामगढ़ में एक सिंपैथी का वोट पहले से तय है, सिंपैथी का वोट है सलूम्बर में भी, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी ने उनके ही परिवार से टिकट दिया है और बाकायदा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आए जब उन्होंने कहा कि देखिए कि हमें सिंपैथी के भी वोट मिलेंगे या उनके परिवार ने अच्छी जो हमारी पार्टी के लिए सेवा दी है। तो पर्दे के पीछे कहानी यही होती है कि सिंपैथी का वोट मिलेगा, इन दोनों सीटों पे मिल रहे हैं। लेकिन चूंकि जो आप देखेंगे रामगढ़ में जो प्रतिशत है वो सलूम्बर से ज़्यादा है, वो इसी वजह से है कि रामगढ़ में एक और नेता की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, या कहिए कि वो खुद को स्थापित करने के लिए अपनी वोटों की लामबंदी हो रही है और वो लामबंदी वोट प्रतिशत को बढ़ा रही है। अगर आप झुंझुनू में आ जाते हैं तो ये प्रतिशत 61.8 आ जाता है और ये फिर से वही बात आ जाती है कि झुंझुनू में आप जब बात करते हैं तो किसी बड़े नेता का वहां पर जो प्रतिष्ठा है वो इतनी इस लेवल पे नहीं है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो वहां बट गया है वोट, और जहां वोट बटा है वहां वोट प्रतिशत कम है। चाहे देवली उनियारा ले लीजिए, ठीक है, अलग अलग सीट पर अलग अलग प्रभाव की बात आप कर रहे हैं, किस पर किस चीज़ का प्रभाव रहा, कहीं सिंपैथी की बात हो रही है, तो मैं ये प्रभाव के बारे में ही जानना चाहता हूं और सुनील के पास चलते हैं। सुनील, जब बात कांग्रेस की होती है तो यहाँ अक्सर एक चर्चा का विषय इस पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में लगातार बना हुआ था कि नए चेहरे तैयार कर रही है कांग्रेस और जो पुराने कद्दावर नेता थे उनको इस उपचुनाव से दूरी बनाई हुई है। शायद उनके विवाद सामने नहीं आए, उनका नुकसान नहीं हो, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। आप किस तरह से देख पा रहे थे जब चुनाव प्रचार प्रसार का आप कवरेज कर रहे थे? बिल्कुल सौरभ, तमाम जो सहयोगियों ने अभी जो बताई पूरी सीटों का गणित भी बताया। अब अगर कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो जिस तरह से जो दिग्गज नेता जो कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस में माने जाते हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इस पूरे चुनाव में लगभग नदारद दिखे। हालांकि जो जहां पर उनका प्रभाव अपने आप में मानते हैं वहां पर उनकी सभाएं करवाई गई, लेकिन फिर भी लबोलुआब अगर पूरा देखें तो तीसरी लाइन की, इन दोनों नेताओं से हटकर तीसरी लाइन की जो बात आ रही है, जरूर कांग्रेस आलाकमान ये कोशिश कर रही है कि नया जो नेतृत्व है वो यहां पर तैयार किया जाए। इसको एक प्रयोग के रूप में कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पास ये अच्छा मौका है, क्योंकि इन 7 सीटों में जो भी जीतेगा या हारेगा, ना सरकार बनेगी ना ही बिगड़ेगी, लेकिन यहां से आगामी भविष्य कांग्रेस वो अपना तैयार करेगी। जहां पर अपनी जड़ें खो चुकी है कांग्रेस, वहां पर अपना सियासी कैडर भविष्य के लिए तैयार करने की यहां पर कोशिश है। दूसरी तरफ जो दोनों नेताओं की बात है तो आपसी जो सियासी अदावत है वो गाये बगाए सामने आती है, उसका सीधा असर है
वो वोटर्स पर पड़ता है। तो हालांकि अभी भी पड़ेगा, लेकिन जो नए नेताओं को मौका दिया जा रहा है, खासतौर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जो लगातार लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन देखा गया, लगातार कांग्रेस 10 साल से 25-0 से हार रही थी और इस बार डोटासरा के नेतृत्व में काफी हद तक अच्छा जो प्रदर्शन किया, 11 सीटें बीजेपी की जो है कम हुई है, तो वहां पर एक आत्मविश्वास डोटासरा का बढ़ा था और विश्वास जो है वो आलाकमान का डोटासरा पर बढ़ा था। अब डोटासरा को राजस्थान की राजनीति में फिर से साबित करने का मौका है। दूसरी तरफ डोटासरा भी यही चाह रहे हैं कि किस तरह से जो आलाकमान तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि नया जो नेतृत्व है वो काफी चीजें करने में सक्षम है। इस बार कांग्रेस ने लीग से हटकर कई नए चेहरों को मौका दिया। आदिवासी अंचल की भी अगर बात करें तो वहां पर भी जो जिस तरह से रघुवीर मीणा जो सलूम्बर की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, या कहा जा सकता है वागड़ की राजनीति में एसटी के रूप में एक बड़ा चेहरा रहे हैं वहां पर आदिवासियों में भी, इस बार रघुवीर मीणा का परिवार से या खुद से टिकट काटकर जो नया प्रत्याशी है उसको रेशमा मीणा को टिकट दिया। दूसरी तरफ 84 जो कि कभी कांग्रेस का गढ़ रही थी, लगातार 5 बार वहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले 5 टर्म से कांग्रेस वहां पर काफी कमजोर स्थिति में है। वहां भी कांग्रेस ने एक नया दांव खेला है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोशिश है कि एक नया जो कैडर तैयार किया जाए, वही कैडर करने की बात यहां पर हो रही है। हालांकि पायलट और गहलोत का वर्चस्व यहां पर बना रहेगा, लेकिन साथ साथ में पैरेलल ये मौका है कांग्रेस के पास, उस मौके को बुनाया गया और नया नेतृत्व में ये पूरा उपचुनाव जो है वो लड़ा गया। दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि सहयोगी निजाम जी भी अभी बता रहे थे कि किस तरह से इस बार जो उदासीनता की बात हो रही थी कि शादी सीजन है, वोटर्स में अपैथी है जो वो देखी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। करीब करीब 65% के आसपास सभी जो सीटों पर चुनाव हो चुका है। जब इलेक्शन कमीशन ये आंकड़ों को अपडेट करेगा तो ये 70 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा। हालांकि खींवसर में 70 क्रॉस कर चुका है, लेकिन सबसे कम मतदान प्रतिशत की बात करें तो दौसा और झुंझुनू का सामने आ रहा है। यहां पर जरूर, क्योंकि या तो किसी कारणवश उदासीनता आती है या फिर कोई एक सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह प्रत्याशियों से नाराज रहता है, तब इस तरह का जो मतदान प्रतिशत में गिरावट है वो देखी जाती है। दौसा में ठीक इसी तरह का हुआ, क्योंकि लगातार जिक्र हो रहा है कि वो जनरल की सीट है, तो जनरल जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा जाता है। तो ऐसे में अगर वो नाराजगी है तो वो जनरल वोटर्स कांग्रेस को ना देकर घरों के बाहर ही नहीं निकल रहे हैं वोट देने। हम लोग बात कर रहे हैं और वाकई में जनरल की नाराजगी थी और अब ये वोटिंग परसेंटेज के अंदर वो नाराजगी दिखाई भी दे रही है। मलकान, किस तरह से देखते हैं इस नाराजगी को, किसके लिए प्लस जाने वाली है और किसको वाकई में इसका माइनस मिलने वाला है? देखिए सौरभ, जिस तरह से लगातार जो उपचुनाव है, हालांकि देखिए जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी तो हमारे सहयोगी लाल सिंह लगातार बीजेपी कवरेज कर रहे थे, तो बीजेपी के जो मंत्री हैं, चाहे विधायक हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, तमाम जो मंत्री कह रहे थे कि हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये उपचुनाव बहुत बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है कि किसी भी तरह से हम सत्ता में बने रहें, किसी भी तरह से हमारा वहाँ जिस जगह से हमारी सीट है उसको जीतते रहें। लेकिन बीजेपी उपचुनाव में सिर्फ उन्होंने पहले कह दिया कि हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार जो ये उपचुनाव हो रहा है इसमें प्रयोग कर रहा है। चाहे आप रामगढ़ की मैं जिक्र कर लेता हूँ, पहले रामगढ़ में उन्होंने ये प्रयोग किया है कि हम एक नए कैंडिडेट को अगर उतारते हैं तो वो सीट निकालने में माहिर होते हैं या नहीं होते हैं, वही उन्होंने किया। सुखवंत सिंह जिस तरह से आज़ाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, सेकंड नंबर पे हुआ है, उन्होंने उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, फिर वहाँ पर एक नया इस्तेमाल किया, उनको टिकट दिया कि किस तरह से कांग्रेस का जो गढ़ है उसको ढहाया जाए। तो ये प्रयोग बीजेपी कर रही है उपचुनाव में, वो ये प्रयोग कर रही है कि कहाँ कौन सी सीट है वहाँ वो निकालने की कोशिश करें। अब रही बात दौसा की, अगर दौसा का जिक्र किया जाए तो दौसा में भी बीजेपी ने पहले ही कह दिया कि खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में यहाँ बीजेपी दौसा में भी यही किया है कि किसी तरह से, जिस तरह से कांग्रेस के जो सांसद है मुरारी लाल जी, उनका यहाँ पर गढ़ रहा है, तो वो सोच रहे कि किसी भी तरह से एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी अपना सिक्का जमाए। तो इसी वजह से जब किरोड़ी लाल मीणा नाराज हो रहे थे कि भाई को टिकट की मांग कर रहे थे सांसद का, लेकिन नहीं मिला, फिर अब उपचुनाव उन्हें उतारा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रयोग किया गया, ये 2 सीटों पर प्रयोग है बीजेपी का, क्योंकि दोनों सीट अगर जीतती है बीजेपी तो ये बहुत बड़ा प्रयोग होगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, जैसे 5 साल बाद विधानसभा चुनाव होगा, तो बीजेपी नए नए प्रयोग करती है। तो ये प्रयोग अगर सफल होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पर आपने कहा प्रतिशत घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, लेकिन ये नज़ारा जब हम हरियाणा चुनाव देखें
तो वहाँ पर भी ये धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन वहाँ एक तरफ जब परिणाम आए तो कांग्रेस को बढ़त मिली, लेकिन जब अंतिम परिणाम आए तो वहाँ बीजेपी को बढ़त मिली। तो कहीं ना कहीं जो वोटर हैं वो साइलेंट मोड में हैं दौसा के, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एससी वोट हैं, एससी वोट हैं, और एससी का कैंडिडेट, तो एक तरफ ये देखा जा रहा है कि एससी के कैंडिडेट तो पूरी तरह से एससी की तरफ रहेंगे, लेकिन जो एसटी के कैंडिडेट हैं उसके बाद जो जनरल का है, मेन फोकस जनरल रहेगा। दौसा में अगर बात की जाए, दौसा सीट का जो समीकरण है, पहले अगर ये एक साथ चुनाव होते, उपचुनाव नहीं होते हुए, तो दौसा और बस्सी की टच होता है कि बस्सी का वोट होता है और वो दौसा वोट होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के उलट फेर वोटिंग होती है। लेकिन अब उपचुनाव है तो दौसा में जो ब्राह्मण वोट हैं, जो हमारे सहयोगी लाल सिंह ने बताया कि बिल्कुल साइलेंट वोट हैं, तो वो साइलेंट वोट हैं, तो इस वजह से प्रतिशत घट रहा है। और मैं ये कहूंगा मलखान कि ये साइलेंट वोटर केवल दौसा में नहीं है, पूरे जो 7 विधानसभा है उन सभी में साइलेंट वोटर है, इसीलिए चौंकाने वाले परिणाम ये वोटर्स देते हैं। पिछले इतिहास को अगर देखा जाए, हाल ही में चुनावों को, तो इसी तरीके के परिणाम हम लोगों को देखने को मिले थे। बात करते हैं रामगढ़ सीट की, और रामगढ़ पर जैसा कि निज़ाम ने कहा कि यहाँ पर सहानुभूति वोट भी है, लेकिन यहाँ पर वंशवाद भी है। मैं प्रमोद आपसे जानना चाहूँगा कि वंशवाद एक बड़ा मुद्दा था जिसको बीजेपी हमेशा से भुनाती आई है, क्या यहाँ पर नहीं भुना पाई थी? क्योंकि अभी जैसी खबरें आ रही है, जैसी चर्चा, तो मजबूत स्थिति में यहाँ पर जुबेर खान के बेटे आर्यन दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा सौरभ जी, जिस तरह से वंशवाद को यहाँ बढ़ावा मिल रहा है, वो लगातार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो ज्ञानदेव आहूजा जो पहले विधायक थे, उनके जो भतीजे कहलाते जय आहूजा, उनको टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन पिछले चुनाव में उनकी करारी हार हुई थी, जिसके चलते इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो स्वर्गीय जुबेर खान जी यहाँ पर विधायक रहे थे, इसके अलावा जो उनकी पत्नी थी इससे पहले वहाँ पर विधायक रही थी, और पुत्र को यहाँ पर आजमाया गया कांग्रेस के द्वारा। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के द्वारा वंशवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है। और वहीं इस बार जो इमोशनल जो कार्ड है कांग्रेस ने यहाँ पर खेला है, और कितना सार्थक सकारात्मक साबित होगा ये आने वाले समय यहाँ पर बता पाएगा। फिलहाल जो यहाँ पर चुनाव की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट के 15 मिनट बच रहे हैं और 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो 10 प्रत्याशी है उनके भाग्य का जो फैसला है वो पीटीओ के अंदर बंद हो जाएगा और 23 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मतदाताओं में अच्छा रुझान है। अभी यहाँ पर प्रतिशत की बात करें सौरभ जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 71% से ज्यादा यहाँ पर प्रतिशत हो चुका है। जी सौरभ, ठीक है, प्रतिशत हो गया है और मतपेटियों के अंदर तमाम प्रत्याशियों के भाग्य भी अब कैद हो चुके हैं और 15 मिनट में हो जाएंगे बाकी बचे हुए। निरंजन के पास चलते हैं। निरंजन, जिस तरह से देखा गया, जिस स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, पिछले चुनाव में 4 सीटें उनके पास थी, अब उन 4 सीटों को भी उनको हासिल करना है और साथ में 3 सीटों पर भी जीत हासिल करनी है। ऐसे में गठबंधन का साथ नहीं होना, किस तरह से देखा आपने पूरे चुनाव प्रचार प्रसार को, और क्या इसका फायदा मिलेगा या नुकसान देख रहे हैं आप? देखिए सौरभ, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस और जो लगातार जिनके साथ गठबंधन था वो लगातार आपस में जो है उनकी कड़ी टक्कर जो है पूरे चुनाव में जो है वो देखी जा रही है। और अगर सभी सीटों की मैं बात करूं तो ओवरऑल चाहे वो दौसा हो, चाहे वो और सीटें खींवसर सीट हो, तमाम जो सीटें हैं इन पर जो कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो प्रत्याशी हैं जो दूसरे दलों के हैं वो भी लगातार यहाँ पर जो है अच्छे जो है वो उसके प्रदर्शन के साथ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है लाल सिंह, जब हम लोग इस गठबंधन की बात कर रहे हैं तो ये बेहद चर्चा का विषय शुरू से ही बना हुआ था कि अगर कांग्रेस के जो गठबंधन जिनके साथ पहले से संगठन में चुनाव लड़ा, सहयोग के साथ चुनाव लड़ा, अब वो सहयोग नहीं है, तो ऐसे में क्या वाकई में अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, या फिर जो तीसरी पार्टी है उसको पूरी तरह से खात्मा हो जाए, इसको लेकर दिमाग में लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर उन सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रही है? सर, इसमें आपको समझना होगा जी, गठबंधन की जो राजनीति वो कई बार बड़े समीकरणों पर डिपेंड करती है, परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, हालातों पर डिपेंड करती है, जी डिपेंड करती है। आप इसको जो समझिए, क्योंकि खींवसर की हम बात कर लेते हैं, जी खींवसर में हनुमान बेनीवाल कुछ चाहते नहीं थे गठबंधन। ठीक है लाल सिंह, मैं वापस आपके पास आऊंगा। निज़ाम मुझे शायद बेहतर तरीके से इन समीकरण को और अधिक समझा पाएं कि क्या आपको क्या लग रहा है कि अगर गठबंधन नहीं हो रहे हैं और क्या वाकई में कांग्रेस अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, या फिर एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के द्वारा? देखिए, गठबंधन के साथ हमेशा से दिक्कतें रही कि
या तो कहे कि उनके भी जो मुद्दे होते हैं वो दबाव बनाया जाता है, जिसे हम कहेंगे पर्दे के पीछे कि वो ब्लैकमेल जैसा वर्ड यूज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो अपनी चीज़ों के लिए दबाव बनाते हैं। तो ऐसे में लगातार जो बड़ी पार्टियां हैं वो कभी नहीं चाहती कि छोटी पार्टियां जो है वो उनके लिए आगे के लिए नुकसानदेह हो। आरएलपी को आपने देखा पहले, चाहे किरोड़ी मीणा जी की खुद की पार्टी को आपने देखा कि किस तरीके से वो दोनों पार्टियों के ऊपर एक दबाव बनाने में कामयाब रहे, फिर आरएलपी में कामयाब रही। अब जो है बाप है, वो बाप भी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने मुद्दे गिनवा सके, उनकी मांगे मनवा सके। ये जो लोकल लेवल है, स्थानीय लेवल पे ये बहुत ज़रूरी होता है उन समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो अपनी बात करवाना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब बड़े दल के रूप में देखते हैं तो वो कभी नहीं चाहते कि छोटे दल बड़े हो जाए जी। तो ये हमने देखा है और इसकी वजह से ही चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनसे लोग अलग हुए, उन्होंने अपने दल बनाए और फिर वो वहाँ के राज्य में लगातार सीएम रहे। और आप देखेंगे कि कांग्रेस इसका पहले कांग्रेस से हमने लगातार देखा है। लेकिन चीज़ें यही हैं कि जब ये दल पावरफुल हो जाते हैं तो बड़ी पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाते हैं और ऐसी स्थिति नहीं आए, इसलिए हमेशा चाहते हैं कि वो उनका अस्तित्व खत्म हो। तो अब देखिए आरएलपी और बाप के लिए यही है कि वो अपना अस्तित्व कैसे बचाए, इसके लिए जो जद्दोजहद की जा रही है वो आप जमीन लेवल पे इस चुनाव उपचुनाव में आप साफ देख सकते हैं। और इसका इफेक्ट भी जो है सामने आ जाता है कि इस बार गठबंधन नहीं हुआ ताकि ये सभी पार्टियां चाहती थी कि अपने अपनी जो उनका जो हैसियत है या कहे कि उनका जो ताकत है वो सबके सामने आ जाए, ताकि अभी इससे दोनों पार्टियों को बड़ा नुकसान तो होना नहीं है जी। किसी तरह से विधानसभा में या सरकार बनाने में या हटाने में किसी तरह का कोई नुकसान होना नहीं है। ठीक तो है। किस बात के लिए गठबंधन करे? तो ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि अब मौका नहीं है तो हमें इनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और वो देख भी रहे हैं कि क्या हम इनको हरा सकते नहीं। अगर हरा देंगे, बाप हार जाती है तो एक तरह से उनके लिए झटका होगा, आरएलपी हार जाती है तो ये आगे। लेकिन निजाम, इसकी जगह अगर उल्टा होता है और दोनों पार्टियां जीत हासिल करती है और अगर 1+ जैसा कि बाप कोशिश कर रही है सलूमर 84 दोनों ही सीटों पर, अगर इसका उल्टा होता है, दोनों पार्टियां ही जीत जाती है, तो ऐसे में क्या देख पा रहे हैं आप? राजस्थान पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इन दोनों पार्टियों का? दोनों पार्टियों के व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत हो जाएगी। उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो पदाधिकारी है या खुद के लेवल पे तो मजबूत हो जाएंगे। लेकिन वो बड़े राजनीतिक जो कांग्रेस या बीजेपी, उनके ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो पाए और ना ही उनका ज्यादा इफेक्ट होना है। आज की तारीख में ये जीत जो है, अगर दोनों जगह वो जीतती है तो वो उनके खुद के लिए ज्यादा जरूरी है। और इसको सामने वाले मतलब कांग्रेस या बीजेपी को दिखाने से ज्यादा खुद के कार्यकर्ताओं को, खुद को और खुद की उनको भी संबल मिलेगा। यस, खुद को संबल देना जरूरी है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ठीक है। और लाल सिंह, जब बात कर रहे थे हम लोग और लगातार चर्चाएं कर रहे थे इन चुनावों की, तो बात यही सामने आ रही थी कि प्रतिष्ठा का चुनाव ज्यादा बना हुआ है राजस्थान का उपचुनाव। और जब बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है? और अगर जो टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है वो टारगेट अगर अचीव नहीं होता तो क्या बीजेपी एक बड़े बदलाव के लिए तैयारी कर रही है? देखिए सर, आपके 2 सवाल हैं। मैं पहले आपकी प्रतिष्ठा की बात कर लेते हैं। बदलाव की बात में होगी कि उपचुनाव बेसिकली बदलाव का आधार बनता नहीं है। खैर, आपने कहा प्रतिष्ठा की बात है, तो मैंने आपको लगातार ये कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है ये इतना बड़ा बन गया है। आप हमारी कवरेज से अंदाजा लगा सकते हैं, हम इस तरह कवरेज कर रहे हैं जैसे कि राजस्थान का मिनी चुनाव हो। महज 7 सीटों का चुनाव है जिससे कोई अंतर ना सत्ता पर पड़ना ना विपक्ष पर पड़ना है। लेकिन चूंकि इसको इस तरह लड़ा जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, ये इतना बड़ा चुनाव बन रहा है कि आप तमाम मीडिया हाउसेज देख सकते हो, पूरी कवरेज इसको इस तरह दी जा रही है जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। अब आप देखिए प्रतिष्ठा की बात, तो प्रतिष्ठा की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है, मदन राठौड़ की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि दोनों के कार्यकाल में पहला बड़ा चुनाव हो रहा है जो उपचुनाव के रूप में हो रहा है। 5 सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर है जिनकी जगह चुनाव हो रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों में आरएलपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें खुद हनुमान बेनीवाल का भविष्य तय हो जाएगा। राजकुमार रौत की प्रतिष्ठा दांव पर है, किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके साथ ही उन तमाम परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर जो परिवारवाद के दम पर चल रहे हैं, चाहे झुंझुनू में आप ओला को ले लीजिए, चाहे आप रामगढ़ में जुबेर खान को ले लीजिए, चाहे आप वापस में आओ तो हनुमान बेनीवाल वही परिवारवाद की बात आती है वहाँ ले लीजिए, या फिर आप सलूमर में चले जाए जो अमृतपाल मीणा की पत्नी को चुनाव दिया है, टिकट दिया गया है। तो ये कुल मिला के प्रतिष्ठा तो बहुत दांव पर है। मैं जब लगातार हम जब ये बात कह रहे हैं सौरभ, ये जिक्र हम जब कर रहे हैं कि ये चुनाव मिनी चुनाव जैसा हो गया है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखिए बड़े नेताओं कांग्रेस में क्या सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है दौसा में, जो उनका गढ़ रहा है कभी? क्या टीकाराम जूली की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है जो लगातार डेरा जमाए हुए रामगढ़ में?
क्या भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं, जो लगातार 2-2 बार प्रचार करने उतरे हैं मैदान में। महज एक उपचुनाव में 2 बार गए, नामांकन सभाएं की और बाद में सभाएं की हैं। आप देखिए राठौड़ की बात कर लिए, 3-3 बार विधानसभा में होकर आ गए, तो प्रतिष्ठा दांव पर है इन सभी की। तो मैं जब ये कह दिया कि ये एक मिनी चुनाव जैसा लग रहा है, तो कोई नेता कोई पार्टी इससे नहीं बच सकती जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं। हाँ, कुछ नेता जिनका सीधा ही दांव पे लग गया, हनुमान बेनीवाल सीधे दांव पर लगे हुए हैं, किरोड़ीलाल मीणा सीधे दांव पर लगे हुए हैं, राजकुमार राउत सीधे दांव पर लगे हुए हैं, ओला परिवार सीधा दांव पर लगा हुआ है, जुबेर खान का परिवार सीधा दांव पर लगा हुआ है। ये जीत तय करेगी उनके भविष्य को। लेकिन एक बात जो दूसरी आपने कही है, गठबंधन की जो आप सवाल कर रहे थे, तो आप देखिए गठबंधन की गणित को यूं समझना होगा सौरभ, कई बार गठबंधन नुकसान दे जाता है फायदे के बजाय। आप देखिए पिछले विधानसभा में कांग्रेस जैसी पार्टी की कितनी किरकिरी हुई, जब कांग्रेस ये कह रही है कि हमने बीएपी को समर्थन दे दिया और बीएपी ये कह रही है कि हमें तुम्हारे समर्थन की जरूरत नहीं है जी। बावजूद इसके उनका प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेता है और वो चुनाव मैदान होता है, लेकिन प्रत्याशी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने तो बाप को समर्थन दे दिया, बल्कि बाप पार्टी कहती है हमें जरूरत ही नहीं है। तो कांग्रेस को ये लगा शायद, ठीक है, कई बार क्या होता है कि तो आप आत्मसम्मान की रक्षा करी फिर कांग्रेस। आप हराने के लिए समर्थन दे रहे हो, जी। लेकिन आप उससे खो ज्यादा रहे हो। आप देखिए इस बार जो कांग्रेस प्रयोग कर रही है, अच्छा प्रयोग कर रही है, नए नेताओं की एक फौज पैदा कर रही है, एक पौध पैदा कर रही है, उनको आगे चल को लीडर बनेंगे, वो नेतृत्व करेंगे पार्टी का। लेकिन आप देखिए ना, कांग्रेस सबक ले ले, सौरभ शॉर्ट में बता दूं, कांग्रेस अगर अपने थोड़ा सा सबक ले ले तो कांग्रेस को खत्म केवल रीजनल पार्टियों ने किया है जी। उत्तर प्रदेश में सत्ता से बेदखल किसने किया आप पता कर लो, दिल्ली की सत्ता से बेदखल किसने किया आप पता कर लो, पंजाब की सत्ता से बेदखल किसने किया आप पता कर लो, राजस्थान में कांग्रेस को कमजोर अगर आदिवासी क्षेत्र में किया है किसने किया आप पता कर लो। तो ये तमाम जो समीकरण है ये अपना बता रहे कि क्षेत्रीय पार्टियां जहां जहां मजबूत हो रही हैं या जहां निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत हो रहा है वो कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। इन सीटों में आप देख लीजिए, और इसको ज्यादा पता करने की जरूरत कांग्रेस को है क्योंकि वो महागठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भी तैयार कर रहे हैं। सुनील, मैं आपसे वो तस्वीरें जानना चाहूंगा जब आप ग्राउंड पर कवरेज कर रहे थे इस पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान, पार्टियां मुद्दों से तो दूर थी, विचारधाराओं से तो दूर थी, तो क्या दिखाई दे रहा था वहां पर? बिल्कुल, पहले मैं जो वरिष्ठ सहयोगी लाल सिंह और निजाम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। हाँ, गठबंधन का जिक्र हो रहा था और बिल्कुल लाल सिंह जी ने यही कहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है और यही हर चर्चा का विषय बना हुआ था कि कांग्रेस गठबंधन जब जी करती है तो नुकसान जरूर झेलना पड़ता है। मलखान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मलखान, मैं वो तस्वीरें आप साझा कीजिए कि क्या कुछ दिखाई दे रहा था ग्राउंड पर, किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई पार्टियां दिखाई दे रही थी जबकि मुद्दे नहीं थे, विचारधाराएं भी नहीं थी। देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से जब चुनाव का प्रचार प्रसार जिस तरह से होना चाहिए था, जनता के बीच में मुद्दे होने चाहिए थे, लेकिन आपने देखा होगा चाहे कांग्रेस के जो नेता हैं डोटासरा, वो लगातार मंच पर गमछा घुमा रहे थे। दूसरी तरफ आप दौसा की अगर तस्वीरें देखेंगे तो किरोड़ीलाल मीणा डांस करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल के भी पार्टी से जो खुद हैं वो भी डांस करते हुए नजर, मतलब कुल मिलाकर लगातार एक दूसरा नेता अपने उस पर कटाक्ष कर रहा था और कहते हैं कि गमछा घुमाना, डांस करना, इस तरह के प्रचार कर रहे थे। लेकिन देखिए सौरभ, मैं एक बड़ी बात ये कहूँगा कि ये जो चुनाव है, बीजेपी इस चुनाव को अपना 2020 मैच मान रही है, लेकिन जो कांग्रेस है वो अपना इस चुनाव को पूरी तरह से एक वनडे मैच खेल रही है कि इसको वनडे की तरह खेला जाए, क्योंकि ये जो चुनाव है अगर इसमें हम जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा तो वो पूरी तरह विश्व कप का चुनाव रहता है कुल मिलाकर। तो ये बीजेपी के लिए तो 2020 मैच है, लेकिन बीजेपी 2020 में एक नया प्रयोग कर रही है और वो प्रयोग में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सफलता जरूर मिलेगी। आने वाला जब चुनाव होगा उसमें पूरी तरह से जब बिल्कुल मलखान, और यही शायद इसलिए ही चर्चा का विषय बना हुए थे जो तमाम स्टंट अपनाए जा रहे थे राजनेताओं के माध्यम से, मुद्दों को छोड़कर एक अलग तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि लड़ाई होनी चाहिए मुद्दों की। अगर मुद्दों की लड़ाई नहीं होती है और जनता को बेवकूफ़ समझने की कोशिश की जाती है तो चुनाव परिणामों में उसका असर भी देखने को मिलता है और परिणाम चौंकाने वाले भी होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का पात्र बनने के लिए और अपने अपने अनुभव साझा करने के लिए।